अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कुछ लोग इसे नए भारत का आर्किटेक्ट कहते हैं, मगर कुछ लोग मौत का सौदागर। भारत की 30 करोड़ अकलियतों के हर शख्स के लिए उनका अपना प्राइम मिनिस्टर एक मौत का सौदागर ही है। और अगर दलित हिंदुओं को भी मुतासरीन में शामिल कर लिया जाए तो ये नंबर्स आपकी सोच से भी कहीं ऊपर चले जाते हैं। एक मर्तबा फिर सुने कि कैसे इत्मीनान के साथ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा एक शख्स एक्सट्रीमिस्ट नजरियात का प्रचार कर रहा है। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाले मुल्क में एक चाय बेचने वाले का वजीर आजम बन जाना कुछ इस अंदाज से बेचा गया कि 1.5 अरब लोगों के मुल्क को इंतहा पसंदी और तशद्दुद की जंजीरों में जकड़ दिया गया। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने खड़ा हूं। यह किसी फटे हाल चाय बेचने वाली की एक गैर मामूली कामयाबी नहीं, बल्कि सेकुलर भारत की बुनियादें हिला देने वाला एक लम्हा था, जो धीरे धीरे भारत में सेकुलर और लिबरल सोच के लिए जमीन तंग करता गया। जिस मुल्क की गलियों में कभी होली के रंग बिखरते थे, वो गलियां अब मोदी के भक्त अकलियतों के खून से रंगते हैं। होली के त्यौहार पर रंग लगाने के नाम पर ये भक्त गैर हिंदू शहरियों के साथ जबरदस्ती करते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाते हैं और अक्सर ये वाकयात लिंचिंग में बदल जाते हैं, जहां किसी अकेले शख्स को 10-20 लोग गैर इंसानी तरीकों से तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। यहां तक कि उनकी औरतों को भी नहीं बख्शा जाता मोदी के इन जुनूनी भक्तों की जानिब से। नरेंद्र मोदी की बॉलीवुड लाइमलाइट इमेज के पीछे एक और सच छुपा हुआ है, एक ऐसा भयानक सच जो खून, तनाज़ात और इंतहा पसंद नजरियात से लथपथ है। ये वो कहानी नहीं जो आज की न्यूज़ हेडलाइंस में नजर आती है, और ना ही ये मोदी की बायोग्राफी है, बल्कि ये कहानी है भारत में हिंदुत्व के अरूज की, अकलियतों के कत्लेआम की और इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की सीक्रेट मुहिम की। एक ऐसी हकीकत जो आपके होश उड़ाकर रख देगी। वेलकम टू AR ऑफिशियल और मैं हूं आकिब रमजान। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ लोगों के लिए एक ताकतवर नेशनलिस्ट लीडर है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए एक ऐसा चेहरा है जिसने भारत को मजहबी इंतहा पसंदी की खाई में धकेल दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी असल में है कौन? क्या वो 1.5 अरब लोगों की तरक्की का वादा करने वाला एक रिफॉर्मर है, या एक ऐसा आइडियोलॉजिकल वर्कर जिसकी कामयाबी और ताकत का सफर हजारों लाशों की राख पर खड़ा किया गया है? आज के भारत को समझने के लिए हमें माजी में वापस जाना होगा, एक ऐसे बच्चे की कहानी पर जिसने एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया, जिसे एक खास आइडियोलॉजी के साथ ट्रेन किया गया और जो आखिरकार एक दिन 1.5 अरब लोगों का हुक्मरान बन गया। 17 सितंबर 1950 को भारतीय गुजरात के जिला महासाना के एक कस्बे वादनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी के यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई और उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी रखा गया। नरेंद्र का बाप मूलचंद मोदी मजहबी तौर पर एक हिंदू था, लेकिन यह खानदान हिंदुओं की एक बैकवर्ड क्लास से ताल्लुक रखता था, जबकि मूलचंद मोदी की फाइनेंशियल हालत इस जात के बाकी खानदानों से काफी बेहतर थी। वो वादनगर कस्बे में होटल का कारोबार चलाता था, जहां पर कस्टमर्स को खाने के साथ चाय भी पेश की जाती थी। लेकिन उस वक्त कौन जानता था कि आज पैदा होने वाला ये बच्चा कई दिहाइयों बाद इसी चाय की कहानी को कुछ इस तरह बेचेगा कि इंडिया का सबसे ताकतवर शख्स बन जाएगा। एक इंतहाई मामूली सी शुरुआत और इसी को बाद में मोदी की सियासी ब्रांडिंग का अहम हिस्सा बना दिया गया। लेकिन इस सादगी के पीछे एक गहरी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग छुपी हुई थी। यह सब कुछ एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ किया जा रहा था। अक्सर मोदी के नाम के साथ आप एक और नाम सुनते होंगे, RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन, एक इंतहा पसंद हिंदू तंजीम जो इंडिया में बसने वाली तमाम माइनॉरिटीज को खत्म कर देना चाहते हैं, उनका रिलीजन बदलकर या फिर उनका कत्लेआम कर कर, जैसे भी हो सके, लेकिन उन्हें भारत को एक शुद्ध हिंदू देश बनाना है। यही वो सोच है जिसने इंडिया के फाउंडिंग फादर महात्मा गांधी का कत्ल किया, और आज RSS का वही नजरिया
पूरे इंडिया में गांधी के अदम बर्दाश्त के नजरिए का कत्लेआम कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी को इस इंतहा पसंद आरएसएस में सिर्फ 8 साल की उम्र में भर्ती कर लिया गया था और उसी दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। एक बच्चे को बेहिस हिवान बनाने का सीक्रेट प्रोसेस शुरू हो चुका था। आरएसएस की बुनियाद 1925 में सिर्फ एक मकसद के तहत रखी गई थी और वो मकसद था एक खालिस यानी शुद्ध हिंदू भारत देश बनाना, एक प्योर हिंदू स्टेट। एक गुलाम इंडिया में पनपने वाली आरएसएस यूरोप की हिटलर जैसी फाशिस्ट तहरीकों से मुतासिर होकर अखंड भारत का ख्वाब देखती थी। एक ऐसा भारत जहां ना सेकुलरिज्म की गुंजाइश हो, ना अकलियतों की और ना ही किसी आजाद सोच की। जहां गाय की तो पूजा की जाए लेकिन इंसानों को इस तरह नोचा जाए कि किसी जानवर के साथ भी कोई इंसान ऐसा सलूक न करे। मोदी आरएसएस का कोई आम सा वर्कर नहीं बना, बल्कि वो आरएसएस के पूरे आइडियोलॉजिकल सिस्टम का तैयार करदा एक मुकम्मल प्रोडक्ट बन गया, जो इस तंजीम के नजरिए में इतना डूबा कि अपनी जिंदगी में मौजूद हर उस रिश्ते से दूर हो गया जो किसी भी शख्स में इंसानियत का एहसास पैदा कर सकता है। शायद इसीलिए मोदी के भक्त उनकी बायोलॉजिकल पैदाइश पर सवाल उठाते हैं और उन्हें कोई अवतार बताते हैं जो हिंदुओं के मजहब को खालिस करने आया है। भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। मोदी जी अवतार पुरुष हैं और मैं उनका भक्त। नरेंद्र मोदी ने 1970 और 80 की दिहाई में लक्ष्मण राव इनामदार जैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की निगरानी में आरएसएस के शिद्दत पसंद तरबियती कैंप्स में ट्रेनिंग हासिल की। 1971 में वो आरएसएस के फुल टाइम वर्कर बन गए और इंडिया भर में दौरे करने लगे और हिंदू तवा का इंतहा पसंद पैगाम फैलाने लगे। 1980 की दिहाई के इख्तिताम तक मोदी ने आरएसएस से प्रमोट होकर उसी के पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में भी जगह बना ली थी और यही वो दौर था जब मोदी के प्रचार में मुस्लिम्स के लिए खुसूसी नफरत शामिल होती गई। बीजेपी की बुनियाद 1980 में ही रखी गई थी और इसकी बुनियादों में मुस्लिम मुखालिफ नफरत किसी भी सॉलिड रीजन के बगैर शामिल कर ली गई थी। दरअसल ये एक पॉलिटिकल मूव था। इसके पीछे भी मोदी जैसे बाकी आरएसएस के लीडर्स की बड़ी शातिराना सोच शामिल थी। ये जानते थे कि उन्हें भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अपनी जगह बनाने के लिए हिंदुओं के मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करना होगा, उन्हें डर का कारोबार करना होगा। इसी सोच और प्लानिंग के साथ राम मंदिर तहरीक शुरू की गई और 1992 में बाबरी मस्जिद के गिराने जैसे वाकयात की वजह से बीजेपी बड़ी तेजी से भारतीय सियासी मंजरनामे पर उभरती गई। यह वो लम्हा था जब भारत का सेकुलर जमहूरी तवाजुन हिलकर रह गया था और मुल्क भर में मजहबी दंगे फूट पड़े थे। इसी सब में मोदी का पहला बड़ा ब्रेक 1995 में आया जब बीजेपी गुजरात की हुक्मरानी पर काबिज हुई। मोदी, जिसकी बचपने से ही ट्रेनिंग शुरू कर दी गई थी, उनकी तंजीमी सलाहियतों ने दिल्ली में पार्टी की क़यादत को बहुत मुतासिर किया था और अगले चंद सालों में मोदी को पार्टी में बड़ी तेजी से आगे बढ़ने के मौके मिलते गए। इसी दौरान मोदी वेस्टर्न इंडिया में अपने नफरत भरे प्रचार से मुसलसल जमीन गर्म करते जा रहे थे। मोदी की फैलाई हुई सियासी बेचैनी से सीएम गुजरात केशुभाई पटेल की पोजीशन पहले ही काफी कमजोर हो चुकी थी। ऊपर से भोज जल्जले के बाद के इंसानी बहरान ने गुजरात हुकूमत को हिलाकर रख दिया और वजीर आला केशुभाई पटेल को नाकिस कारकर्दगी पर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। इसी सब के चलते 7 अक्टूबर 2001 को बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने एक हैरानकुन फैसला किया। उन्होंने एक गैर मामूली ऐलान में नरेंद्र मोदी को गुजरात का नया वजीर आला घोषित कर दिया। यह इतना चुका देने वाला मूव था कि लोग आज भी समझते हैं कि यह सब कुछ भी एक खास मंसूबाबंदी के तहत ही किया गया था, क्योंकि मोदी के सीएम बनते ही गुजरात में फिर जो कुछ हुआ उसने आने वाले सालों में पूरे इंडिया की तकदीर का धारा ही बदल कर रख दिया। फरवरी 2002 में मोदी के सीएम बनने के सिर्फ 4 माह बाद हिंदू यात्रियों की एक ट्रेन को गोधरा में एक हादसा पेश आता है, जिसमें साबरमती एक्सप्रेस की कोच SF6 को आग लगने से 59 हिंदू यात्रियों की मौत हो जाती है। लेकिन इस हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन या इंसाफ नहीं किया गया, बल्कि इंतकाम लिया गया। 3 दिन तक गुजरात जलता रहा।
सैकड़ों हजारों मुसलमानों को उनके घरों में घुसकर उनके कमरों से घसीटकर कत्ल कर दिया गया। इंतहाई खौफ के आलम में जो मुस्लिम्स कहीं छुप भी रहे थे तो उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। उनकी औरतों का रेप किया जा रहा था, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा था और ये सब कुछ रियासत की आंखों के बिल्कुल सामने हो रहा था। गोधरा ट्रेन हादसे पर आज तक शुबहात मौजूद है कि यह एक हादसा था या आया एक साजिश, और अगर यह साजिश थी भी तो किसकी। इस हादसे पर किसी भी सरकारी तहकीकात की सबसे पहली रिपोर्ट साल 2006 में आती है, जिसे यूसी बैनर्जी कमेटी की रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट में कोच 6 को लगने वाली आग को हादसाती करार दिया जाता है और रीजन एक मुमकिना शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। अगर कोई भी शख्स 27 फरवरी 2002 के उस भयानक दिन की टाइमलाइन का जायजा लेगा तो उसे सीएम मोदी का किरदार सबसे ज्यादा मशकूक नजर आएगा। मोदी ने इस हादसा के फौरन बाद बगैर किसी तहकीक के मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हुए इसे प्री प्लान्ड अटैक करार दिया और सीएम के इसी बयान ने गुजरात राइट्स को ट्रिगर किया, बल्कि खुद मोदी के ट्रेन करदा आरएसएस के बजरंग और न जाने कौन कौन से दल मुसलमानों पर हमला करने वाले ग्रुप्स को लीड कर रहे थे। इन फसादात में सीएम मोदी के मुजरिमाना किरदार के खिलाफ एक और एविडेंस भी रिपोर्ट हो चुका है, जिसके मुताबिक उसी रात एक खुफिया मीटिंग में सीएम ने पुलिस अफसरान को हुक्म दिया था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो, यानी जो हो रहा है होने दो, किसी को नहीं रोकना। और फिर अगले 3 दिन तक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में मोदी की सरपरस्ती में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में एक्स पार्लियामेंटेरियन एहसान जाफरी ने पुलिस को बार बार फोन किया, मदद की फरियाद की, लेकिन ना किसी को आना था ना कोई आया। और फिर सैकड़ों दूसरे लोगों के साथ एहसान जाफरी को भी बेदर्दी के साथ कत्ल करके जला दिया गया। नरोड़ा पाटिया में तो दरिंदगी की इंतहा कर दी गई। सिर्फ एक ही हल्ले में 97 मुसलमान मार दिए गए। हामला औरतों के पेट चाक किए गए, पेट से नौमौलूद बच्चों को निकाला गया और जिंदा जला दिया गया। यह सब सफाकियत और जुल्म होता रहा, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, क्योंकि सीएम मोदी का हुक्म था कि इस कत्लेआम को कोई नहीं रोकेगा। मोदी मौत का सौदागर, यह लकब यूं ही नहीं मिला। इन 3 दिनों में 2000 से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल किया गया, 1.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए और पूरी की पूरी मुस्लिम बस्तियों को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। मोदी ने मौत के इस खेल को आज तक डिफेंड किया है। इन फसादात को हमेशा सिर्फ एक रिएक्शन करार दिया गया है। इंटरनेशनल मीडिया ने जब मोदी से पूछा कि क्या उन्हें इस सब पर कभी अफसोस हुआ, तो मोदी ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मोदी ने इंतहाई सफाकाना अंदाज में कहा कि उतना ही अफसोस हुआ जितना गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता आने पर होता है। और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात में मोदी के किरदार पर तबसरा करते हुए इसे नए दौर का नीरू करार दिया, जो तब भी खामोश बैठा चैन की बांसुरी बजाता रहा जब पूरा गुजरात मजहबी नफरत में जलकर राख हो रहा था। गुजरात के इसी खूनी खेल से मोदी को वो खिताब मिला जो हमेशा के लिए उसकी विरासत बन गया, बुचर ऑफ गुजरात, यानी गुजरात का कसाई, जिसने मजहबी जुनूनियत में हजारों बेकसूरों को कत्ल कर दिया। 2002 के कत्लेआम के बाद आम ख्याल ये था कि मोदी का सियासी कैरियर खत्म हो गया, लेकिन यहीं शुरू होता है प्रोपेगेंडा, पीआर और नफरत की ताकत का एक और भयानक खेल। अगले 10 सालों में मोदी ने खुद को फिरका परस्त रहनुमा से तरक्की का मसीहा बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया। गुजरात मॉडल के नाम से तेज रफ्तार सनती तरक्की, सड़कें और सरमायाकारी इस नए बयानिए का हिस्सा बने। वाइब्रेंट गुजरात जैसे इवेंट्स लॉन्च किए गए जिनमें बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील्स हुई। अडानी, अंबानी और टाटा जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स मोदी के करीबी बन गए और बदले में उन्हें सरकारी जमीनों और मुनाफा बख्श पॉलिसी से नवाजा गया। 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को वजीर आजम का उम्मीदवार नॉमिनेट कर दिया और मोदी की इलेक्शन कैंपेन भारत की तारीख की महंगी तरीन मुहिम थी।
7,000 करोड़ रुपए इश्तिहारात, सोशल मीडिया, होलोग्राम रैलियों और व्हाट्सएप और फेसबुक कैंपेन्स पर खर्च किए गए। जबकि मोदी ने खुद को एक चाय वाला बनाकर पेश किया, एक गरीब बाप का बेटा जो करप्ट इशराफिया के खिलाफ जंग करेगा। लेकिन पर्दे के पीछे करप्शन का एक बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क था। भारत के वही अमीर तरीन बिजनेसमैन जिन्हें मोदी ने गुजरात में नवाजा था, अब पे बैक कर रहे थे, मोदी के इलेक्शन को फंड कर रहे थे और बीजेपी का आईटी सेल चला रहे थे। ये आईटी सेल झूठी खबरें, नफरत अंगेज मवाद और प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर था। मोदी के मुसलमान मुखालिफ बयानिया को कौम परस्ती का रंग दिया गया। बीजेपी के अमित शाह और गिरिराज सिंह जैसे लीडर्स ने खुलेआम नफरत का प्रचार किया। जो मोदी पर तनकीद करे वो पाकिस्तानी है, ऐसे स्लोगन से हर मुखालिफ आवाज को दबा दिया गया। और फिर 16 मई 2014 को बीजेपी ने 543 में से 282 नशिस्तें जीतकर बड़ी बहुमत के साथ सेंटर में सरकार बना ली। मोदी ने इंडियन कॉरपोरेट की बेतहाशा दौलत, ब्लैक प्रोपेगेंडा और मजहबी नफरत के बलबूते पर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और कत्लेआम के इल्जामात से उठकर सीधा भारत के पीएम की कुर्सी पर जा बैठा। मोदी ने सिर्फ एक इलेक्शन ही नहीं जीता था, बल्कि भारतीय जमहूरियत और सेकुलर रवायात का दम घोट कर रख दिया था। जो शख्स कभी अमेरिका में बैन था, वो अब गैर मुल्की सदूर और सीईओज के साथ हाथ मिला रहा था। मगर सबका साथ सबका विकास के पीछे जो भारत उभर रहा था वो कुछ और ही था। एक ऐसा भारत जो वहां रहने वाले गैर हिंदू अकलियतों के लिए किसी ड्रोने ख्वाब की तरह था, जहां गाय के गोश्त खाने पर मुसलमानों को मार दिया जाता था, जहां गाय की खाल उतारने पर दलितों को बरहना करके पीटा जाता था, जहां इख्तिलाफ राय को गद्दारी करार दिया जाता था और कौम परस्ती सिर्फ एक ही मजहब का नाम बन चुकी थी और वो था हिंदू मत। जो हिंदू नहीं उसे इंडिया में रहने का हक भी नहीं। ये था नया भारत। 2014 में इक्तदार संभालने के बाद मोदी हुकूमत ने अपना अंदाज भी बदल लिया। पहले जिस फिरका वाराना नफरत का इशारों और दबे अल्फाज से इजहार किया जाता था, अब वो हिंदुत्व के नारों में खुलेआम भारत के चौको चौराहे में गूंज रही थी। 2015 से 18 के दरमियान भारत में गौ रक्षा के नाम पर मोब लिंचिंग की एक भयानक लहर उठी थी। आरएसएस के एक्सट्रीमिस्ट कैंप्स में मोदी के ट्रेन करदा गौ रक्षकों ने इंडिया भर में हजारों लोगों को सिर्फ इस शक की बुनियाद पर तशद्दुद करके मार डाला कि वो गाय का गोश्त ले जा रहे हैं। और इन मरने वालों में ज्यादातर मुसलमान होते थे। इनमें से कई कत्ल तो मोबाइल पर रिकॉर्ड किए गए और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। कुछ केसेस में तो वजीरों ने कातिलों को फूलों के हार तक पहनाए। – 2017 में मोदी ने जाफरानी कपड़ों में मलबूस मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर करने वाले एक हिंदू रहनुमा योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का वजीर आला मुकर्रर कर दिया। यानी पैगाम वाज़ेह था कि इस मुल्क में अब गैर हिंदुओं और निचली जात के हिंदुओं की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। योगी के दौर में पुलिस मुकाबले और भी बढ़ गए। मुसलमानों के कारोबारों का बाइकआउट किया गया और रियासती इदारे खुलकर हिंदुत्व एजेंडे की हिमायत करने लगे। अगस्त 2019 में मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 को एक ही रात में चुंबशे कलम से खत्म कर दिया। यह आर्टिकल भारत की वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत जम्मू और कश्मीर को खुसूसी खुद मुख्तारी देता था और इसके साथ ही रियासत जम्मू और कश्मीर को कर्फ्यू, इंटरनेट बंदिश और फौजी मुहासरे में जकड़ दिया गया। 4000 से जायद अफराद जिनमें सियासतदान, सोशल वर्कर्स और आम शहरी शामिल थे, उन्हें बगैर किसी इल्जाम के गिरफ्तार कर लिया गया। उसी साल मोदी हुकूमत ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA नाफिज कर दिया, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले तमाम पनाह गजीनों को तो शहरियत देता था, लेकिन मुसलमानों को इंडियन सिटीजनशिप नहीं देता। जब इसे आसाम में NRCC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से जोड़ा गया तो खौफ और ज्यादा बढ़ गया कि लाखों भारतीय मुसलमान बेवतन हो सकते हैं। पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गए, जिनमें सबसे मजबूत आवाज दिल्ली के शाहीन बाग से उठी, जहां मुसलमान खवातीन ने प्रोटेस्ट को लीड किया। लेकिन मोदी सरकार ने उन पर भी बेरहमाना क्रैकडाउन किया। फिर आए 2020 के दिल्ली फसादात,
जिनमें 53 से ज्यादा अफराद मारे गए और इनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। इस सब में भी कपिल मिश्रा जैसे बीजेपी लीडर्स को अवाम में नफरत भड़काते हुए देखा गया, जबकि पुलिस ने एक बार फिर तशद्दुद रोकने की बजाय मुस्लिम तलबा को मारा और मसाजिद में तोड़ फोड़ की। आज़ाद आवाजें खामोश कर दी गई। राना अय्यूब, सदीक कपन और मोहम्मद जुबैर जैसे सच बोलने की जुर्रत करने वाले सहाफ़ी या तो जेल में भेज दिए गए या उन्हें थ्रेट किया गया। सच लिखने वाले मीडिया इदारों पर इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए छापे मारे गए, जबकि बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो गया, जो सिर्फ मोदी की तारीफें, नफरत अंगेज डिबेट्स और सरकारी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए। भारत के जमहूरी इदारे भी एक एक करके ढेर होते गए। सुप्रीम कोर्ट ने CAA और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे अहम केसेस को ताखीर का शिकार रखा। इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के हक में शेड्यूल और पॉलिसीज बनाने का इल्जाम लगा। पार्लियामेंट में बिल्स बगैर बहस के मंजूर होने लगे। दुनिया ये सब देखती रही लेकिन खामोश रही। स्ट्रेटेजिक अलायंस, ट्रेड एग्रीमेंट्स और डिफेंस पैक्ट्स, ये सब भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की जिंदगियों से ज्यादा अहम समझे गए। चाय वाले से वजीर आजम तक, गुजरात से कश्मीर तक, नरेंद्र मोदी का ये सफर सिर्फ एक सियासी कामयाबी की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे भारत की दास्तान है जो धीरे धीरे अपनी रूह खोता जा रहा है। तरक्की के पर्दे के पीछे आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा तकसीम, खौफजदा और आमिराना है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया कब अपनी आंखें खोलेगी, और इससे भी अहम सवाल यह है कि खुद इंडियन अपनी जमहूरियत की रूह को वापस पाने के लिए कब उठ खड़े होंगे। यह था AR ऑफिशियल का आज का डीप डाइव। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शंस में बताएं। जहां झूठ और प्रोपेगेंडा ने सच को दबा रखा है, वहां सच की आवाज को पहचानना हमारी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और वीडियो को बाकियों तक आगे पहुंचाएं। मजीद हिडन ट्रूथ, बेबाक सवालों और भूली हुई आवाजों के लिए सब्सक्राइब करें AR ऑफिशियल।